Hi everyone, I am Rahul Kumar. Now recently इंडिया का एक्सटेंसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर मूडीज़ के द्वारा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जो कि इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, वो यूज़र के सर्विसेज को फ्रीक्वेंटली डिनाई कर रहा है। मूडीज़ के इस रिपोर्ट में यह कंसर्न भी रेज किया गया है कि आधार में आप लोग को पता ही होगा, जो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा जो सर्विसेज का डिपेंडेंस है वो बढ़ते चला जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने कोई सिम लिएगा तो नया सिम खरीदते समय आप लोगों को बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता होगा, या पीडीएस राशन शॉप में यदि कोई आदमी राशन उठाने जाता है तो उसको अपना बायोमेट्रिक्स देना पड़ता है। तो मूडीज़ इसको लेकर एक वार्निंग दे रहा है कि फ्यूचर में इसके पोटेंशियल प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में डिटेल से देखते हैं मूडीज़ के इस रिपोर्ट में क्या क्या कंसर्न को रेज किया गया है, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है मूडीज़ के इस रिपोर्ट को लेकर, और आधार डीबीटी इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये एक पब्लिक लेडर है जिसको हर एक कोई इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन कोई सिंगल यूजर इसको कंट्रोल नहीं करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ब्लॉकचेन को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का डेटा ही स्टोर हो सकता है। और थर्ड स्टेटमेंट है, वैसे एप्लीकेशंस जो कि ब्लॉकचेन के बेसिक फीचर पर डिपेंडेंट है वो किसी के परमिशन के बिना भी डेवलप किया जा सकता है। तो बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी इसका सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मूडीज़ के इस रिपोर्ट में कौन कौन से की हाईलाइट्स हैं। तो सबसे पहला जो कंसर्न जताया गया है वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का कंसर्न को लेकर है। तो आधार के जैसा ही एक न्यू क्रिप्टो बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी टोकन बनाया गया है जिसको कि वर्ल्ड लाइन कहा जा रहा है। ये दो डिजिटल सिस्टम है जिसको कि पूरे वर्ल्ड में इसके स्केल और एक्सटेंट ऑफ इनोवेशन से पहचाना जाता है। हाउएवर इसको स्क्रूटनी किया जाने का ज़रूरत है, स्पेशली प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर। हम लोग आधार की बात करें तो इसमें बहुत से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे हमारे आइरिस, हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारा फ़ोटो, नाम, पता, एड्रेस, ये सब सारा चीज़ उसमें मेंशन होता है और इसीलिए इसमें डेटा ब्रीचेज का भी रिस्क हमेशा बना हुआ रहता है। तो ये मूडीज़ के द्वारा एक कंसर्न जताया जा रहा है। मूडीज़ का सेकेंड कंसर्न का बात करें तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कंसर्न। मूडीज़ का बात करें तो मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। ये कंट्रीज़ को रैंक करती है कि कौन से कंट्री इन्वेस्टमेंट लायक है और कौन से कंट्रीज़ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। उसी के हिसाब से ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस प्लस, डबल ए, ट्रिपल ए, 4A, ये सब रेटिंग कंट्रीज़ को मिलता है। तो उसी के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है। तो हाँ, सेकंड हम लोग देख रहे थे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कंसर्न। तो मूडीज़ रेटिंग एजेंसी के द्वारा ये भी बताया गया है, तो गवर्नमेंट का द्वारा जो अडॉप्ट किया गया है आधार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए, ताकि बेनिफिशरीज़ को, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा का जो पैसा है उसको डायरेक्ट अपने खाते में ही देखने को मिलता है डीबीटी के जरिए। उसी तरह से पीएम किसान, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा 6000 रुपीज़ पर एनम दिया जाता है, ये भी डीबीटी के द्वारा किया जाता है। तो मूडीज़ के द्वारा यह बताया जा रहा है कि जो आधार है वो एक तरह का हिंडर का काम कर रहा है, एक बाधा डालने का काम कर रहा है पॉलिसी और प्रोग्राम के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। जो आधार बायोमेट्रिक फेस है वो एक हर्डल बताया जा रहा है मूडीज़ के द्वारा। आधार में ऑथोराइजेशन और बायोमेट्रिक रिलायबिलिटी के ऊपर एक कंसर्न रेज किया जा रहा है, क्योंकि जो आधार सिस्टम है वो पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज दोनों को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि हम लोग कोई सिम वगैरह या कोई कंपनी में काम करने जाते हैं तो वहाँ आधार नंबर लेता है, या फिर कोई भी पब्लिक सर्विसेज लेते हैं तो उसमें भी फिंगरप्रिंट्स या आइरिस स्कैन करके फिर दिए गए नंबर पे वन टैप पासवर्ड OTP आता है और उसके बाद फिर ऑथेंटिकेशन किया जाता है। तो इस डेटा को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो ये ऐसा मूडीज़ के द्वारा कहा जा रहा है, इसमें कंसर्न जताया जा रहा है। थर्ड है कंसर्न रिलेटेड टू
सर्विसेज डिनाइल्स। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI जो कि आधार को एडमिनिस्टर करता है, इस आधार का मेन एम था कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को इंटीग्रेट करना और वेलफेयर बेनिफिट के एक्सेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करना। लेकिन ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को उतना अच्छा सर्विसेज नहीं दे पा रहा है। जो इस सिस्टम में बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलेबिलिटी है, उससे जो मैनुअल लेबर्स हैं जो कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं, उसके बायोमेट्रिक अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं और दूर दराज इलाकों में तो नेटवर्क भी नहीं होता है, जिसके कारण जो सर्विसेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को। और कभी कभी ऐसे भी न्यूज़ आते रहते हैं कि PDS के दुकान में यदि कोई गरीब राशन लेने गया और उस समय मशीन वर्क नहीं कर पा रहा है तो उसको राशन नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क सही से नहीं पहुँच पाता है इसलिए। और फोर्थ इशूज़ का बात करें तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा। मूडीज़ के द्वारा कहा गया है जो डेटा है वो डिसेंट्रलाइज्ड ID सिस्टम जैसे कि डिजिटल वॉलेट्स ये सब में होना चाहिए, जो कि ब्लॉकचेन कैपेबिलिटीज़ पर बेस्ड हो, ताकि इस डेटा का कंट्रोल यूज़र के पास हो, ना कि किसी गवर्नमेंट के पास या कोई सेंट्रलाइज्ड ऑफिस के पास। यूजर्स अपना प्राइवेट डेटा को खुद कंट्रोल कर पाएंगे और इससे जो ऑनलाइन फ्रॉड देखने को मिलता है वो रिड्यूस हो पाएगा, क्योंकि फ्रॉड को कहीं से डेटा तो मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो डेटा यूजर्स के पास रहेगा, यूजर्स के कंट्रोल में रहेगा। तो इसीलिए मूडीज़ के द्वारा इसको डिसेंट्रलाइज्ड ID बनाने का बात किया जा रहा है। अब चलिए देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इसके रिस्पॉन्स में इस मूडीज़ के रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा गया है कि बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज जिसमें कि IMF और वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, वो आधार की सराहना किया गया है और UIDAI के द्वारा यह समझाने का काम किया गया है कि इस तरह का सिमिलर सिस्टम किस तरह से डिजिटल ID सिस्टम को डिप्लॉय किया जा सकता है आने वाले फ्यूचर में। सेकेंड, गवर्नमेंट के द्वारा जो तर्क दिया गया है वो मनरेगा जैसे स्कीमों में और भी गवर्नमेंट के जो स्कीम है उसमें आधार जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा मूडीज़ को अनअवेयर बताया गया है, क्योंकि जो मनरेगा डेटाबेस में जो पेमेंट दिया जाता है वो विदाउट ऑथेंटिकेशन भी इसमें मनरेगा स्कीम में बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के भी वर्कर्स को पेमेंट दिया जा सकता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। थर्ड बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा यह भी किया गया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को लेकर इसमें एडवांसमेंट देखने को मिले हैं। गवर्नमेंट के द्वारा यह भी स्ट्रेस दिया गया है कि आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट से जो पेमेंट है वो डायरेक्ट बेनिफिशरीज के अकाउंट पे क्रेडिट किया जाता है बिना किसी भी तरह का बायोमेट्रिक या ऑथेंटिकेशन के। वो चाहे तो अपना पैसा निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में। तो इसका अपोजिट अगर हम लोग सेंट्रलाइज सिस्टम समझने का बात करें तो सेंट्रलाइज सिस्टम एक सिंगल एंटिटीज होता है, जैसे कि बैंक्स हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट इलेक्टोरल रोल कंट्रोल्स और जो यूजर्स के आइडेंटिफाइंग क्रेडेंशियल्स को मैनेज करते हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस किया जाता है सिंगल एंटिटीज के द्वारा। ये सब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें मैनेजिंग एंटिटीज इंटरनल या थर्ड पार्टी प्रोफाइलिंग पर्पसेस के लिए यूजर्स के आइडेंटिटी डेटा को डिस्पोज कर सकती है, हटा सकती है, तो उसको डिसेंट्रलाइज्ड बोलेंगे, इसको सेंट्रलाइज्ड बोलेंगे। और अगर डिसेंट्रलाइज्ड ID का बात करें तो इसमें हम लोग अपने पर्सनल डेटा को सेव कर सकते हैं अपने डिजिटल वॉलेट में, और इसके लिए जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा वो सिंगल नहीं होगा, बल्कि तो ये सिर्फ सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा वर्क नहीं किया जाएगा, बल्कि डिजिटल लेडर जैसे कि ब्लॉकचेन का सहायता के लिया जाएगा, ताकि यूजर्स का डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल ID हो सके। तो ब्लॉकचेन के हेल्प से हम लोग प्राइवेसी को इंक्रीज कर सकते हैं और जो हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएटरी तक पहुंच जाते हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसको स्टोर और मैनेज किया जा सकता है यूजर्स के द्वारा पोर्टेबल और रीयूजेबल डिजिटल वॉलेट्स के जरिए, रादर देन बाय द गवर्नमेंट, बिजनेस, एम्प्लॉयर एंड और अदर एंटिटीज। चलिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ID सिस्टम के कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो डिजिटल ID सेंट्रलाइज्ड है या नहीं है, इसके सोशल नेगेटिव रिपरकशंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप आइडेंटिटीज़ को स्ट्रेंथन करते हैं और लोगों के बीच पॉलिटिकल डिवाइड्स भी देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली
टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया में जो हम लोग का न्यूज़ देखने को मिलता है उसका मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल सकता है। सेकेंड है इस डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम को कंसोलिडेट करना, उसको कंट्रोल करके रखना इंडिविजुअल आइडेंटिटी के कंसंट्रेशन ऑफ पावर को और ज़्यादा शार्पन कर देगा और डिजिटल रिदम के इंटरेक्शंस को भी बढ़ावा देगा। थर्ड है फर्दर डिजिटल एंटिटीज़ के पोलराइजेशन से और पॉलिटिकल एफिलिएशन से यूनाइटेड और डाइवर्स डिजिटल स्पेस के गोल को अंडरमाइन किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं आधार की। तो आधार 12 डिजिट का इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि UIDAI के द्वारा इशू किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आधार प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस को देता है पूरे हमारे देश भर में। और जो आधार नंबर होता है वो यूनिक इंडिविजुअल नंबर होता है, वो हर एक के लिए अलग अलग होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होता है। और इस आधार नंबर के कारण ही लोग वेरियस सर्विसेज को अवेल कर पाते हैं, जैसे कि बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन लेना हो गया, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज हो गए, ये सब में भी ये सब का लाभ पब्लिक एंटिटीज़ के द्वारा उठाया जाता है। थर्ड बात करें तो ये इंडिविजुअल के आइडेंटिटीज़ को इस्टेब्लिश करने का काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। और फोर्थ बात करें ये हर एक रेसिडेंट्स के लिए एक तरह का वॉलेंट्री सर्विसेज है जो कि इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट डॉक्यूमेंटेशन किसी भी वॉलेंट्री सर्विसेज को वह सब अवेल कर सकते हैं। अगर बात करें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तो इसका जो एम का बात करें तो इसका जो विज़न है वो सिंपलर और फास्टर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और फंड को पहुंचाना है बेनिफिशरी तक, ताकि फ्रॉड को रिड्यूस किया जा सके। इसका इम्प्लीमेंटेशन का बात करें तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 जनवरी 2013 को इम्प्लीमेंट किया गया था एज द वे टू रिफॉर्म द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का अर्लियर वर्जन है जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये एक तरह का कॉमन प्लेटफॉर्म है, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से रिलेटेड काम को किया जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें बेनिफिशरीज के अकाउंट को वैलिडेट करना और पेमेंट को रोबस्ट करना और प्लेटफॉर्म को रिकॉन्साइल करना इंटीग्रेटेड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जिसके द्वारा UPI को भी रेगुलेट किया जाता है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एटसेट्रा, ये सब इनके DBT के कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो पब्लिक लैडर की तरह है, वो कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, इसमें किसी सिंगल यूजर का कंट्रोल नहीं रहता है। तो पहला स्टेटमेंट सही और सेकंड गलत है। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं, अभी आप लोगों ने देखा ही होगा आधार के लिए भी क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जा सकता है। और थर्ड भी सही है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।